बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा सिर्फ अपनी कुर्सी का है। इजराइल और हमास यही इंडिया में करने का देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का है। आप देखिए केरला में बम धमाके हुए, जोड़ दिया हमास से। ठीक है, ये किसका एजेंडा है? गोदी मीडिया का। 125 देश की बराबर एक ईरान मुल्क जो है काफ़ी है, और जो कि अमेरिका भी घबराया हुआ है। इतने रावण के पुतले नहीं फूके गए होंगे जितने हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुतले फूके। 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। मेरे साथ अभी हैं सोशल एक्टिविस्ट मेहताब हिंदुस्तानी। मेहताब भाई, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अयोध्या 22 जनवरी को। आप सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना ही वो गिरजाघर के, ना ही मंदिर के, ना ही मस्जिद के, वो किसी समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है। बीजेपी की और आरएसएस की जो नीति रही है वो हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी की रही है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं, और मैं तो ये दुआ मांगता हूँ कि हमारा देश किसी मुसीबत से न गुजरे आने वाले टाइम में, जो वक्त आ रहा है। जैसा कि आपने भी देखा कि केरला में बैक टू बैक बम धमाके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जब इलेक्शन या चुनाव पास होता है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, और इसके पीछे किसका हाथ होता है? सत्ता पक्ष का। देखिए, केरला में जो बम धमाके हुए वहाँ कोई मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह या तालिबान या दलित या मुस्लिम या सिख तो नहीं था। एक मार्टिन नाम का शख्स है जिसने वो जिम्मेदारी ली है, और उसमें किसकी जानें गई? इंसान की, इंसानियत की। किसका खून बहा उसमें इंसान का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ अपनी चुनावी नीति, कुर्सी के लिए देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। मैंने सवाल पूछा अयोध्या पे, आपने जवाब दिया केरल का, लेकिन सवाल वही है, केरल से जुड़ा हुआ सवाल है। ईसाइयों का बड़ा सम्मेलन था, धमाका किया गया, कई लोगों की जानें चली गईं और तमाम लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है साहब, तो वहाँ पर बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? देखिए, चुनावी मौसम अपने चरम पर है, और अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत सख्त घबराई हुई है राहुल गांधी जी से। क्योंकि जैसा आज राहुल गांधी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पर दूसरी सरकार है। वहाँ क्रेडिट लेने के लिए, दूसरी सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत रही है कि कुछ ना कुछ करके सत्ता को हासिल करना है, चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैंने अभी कहा कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता से प्यार। ये बहरूपिये हैं, ये वो बहरूपिये हैं जो राम के नाम पर देश को एक मतलब ठगने का काम कर रहे हैं, देश के युवा को और देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को और देश के नौजवानों को। महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी कर रही है। कहाँ हो रहा है सम्मान? कहाँ नहीं हो रहा है बताइए? अपवाद स्वरूप उन्नाव कठुआ छोड़ करके। आप मुझे बताइए, आज क्या मणिपुर जो है क्या हमारे देश में नहीं है? क्या वो महिलाएं किसी देश से आती हैं? ऐसे सम्मान हो रहा है कि एक जो पूर्व सैनिक रिटायर फौजी हैं उनकी एक मतलब बीवी को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा है। देश की बात करते मुझे लगता है कि दुनिया के मैप में मणिपुर नहीं है, क्योंकि इजराइल पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, वे काफ़ी परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, क्योंकि लोग जाने जा रही थी। जब मणिपुर में लोग जाने जा रहे थे, महिलाओं को नंगा कर घुमाया जा रहा था, अगर इस दुनिया के नक्शे में कहीं पर मणिपुर होता तो शायद मोदी जी का ट्वीट आता। बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। देखिए, कहीं ना कहीं आप इजराइल का सवाल किया आपने। अब बनाम इजराइल और हमास यही इंडिया में करने का
देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का है। आप देखिए केरला में बम धमाके हुए, जोड़ दिया हमास से। ठीक है, ये किसका एजेंडा है? गोदी मीडिया का। क्योंकि हमारी देश की जो मीडिया है इतनी जल्दी हमारी सलाहकार या सुरक्षा एजेंसियां पता नहीं लगाती जो मीडिया लगा लेती है हर चीज़ का। यानी कि पूरा क्रेडिट वहाँ का यहाँ के मतलब चुनावी एजेंडे में साबित, मतलब पूरा वो लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मेहताब भाई, आप कैसे देखते हैं ईरान जो है अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है? अब जो अमेरिका के तमाम सैनिक हैं, ईरान की सेना जो है मारने की कोशिश कर रही है अमेरिका के सैनिकों को, तो आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये ईरान से सीख लेनी चाहिए जो सऊदी के देश हैं, जो सऊदी अमीरात के देश हैं। हाँ। आज उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए ईरान से। क्या आज वो गूंगे और अंधे और बहरे बने हुए हैं? कहाँ के लोग? सऊदी देश, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, हाँ। चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यमन हो, एक ईरान ऐसा है जो उसके समर्थन में खड़ा है डट के, और मारने और मरने की मतलब फ़लस्तीन के समर्थन में। आप देखिए क्या हाल हो रहा है वहाँ पर कि ज़रा से बच्चे, महिलाएं लोग अपने हाथों पर बच्चे नाम लिख रहे हैं कि कहीं से कोई रॉकेट आएगा और हम मलबे में दब जाएंगे तो हमारे माँ बाप कम से कम हमारे हाथ देखकर, नाम पढ़कर हमें निकाल तो लेंगे। तो वहाँ पर देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। आतंकवादी की भी सोच नहीं होगी जैसे इजराइल की सोच है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। खबरें आ रही नेतन्याहू कांप रहे हैं क्योंकि 125 देश ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ अब हो गए हैं। देखिए 125 देश की बराबर एक ईरान मुल्क जो है काफ़ी है, और जो कि अमेरिका भी घबराया हुआ है क्योंकि आज की डेट में ईरान सुपर पावर है। लेकिन ईरान तो इजराइल को चैलेंज कर रहा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। वही बात तो कह रहा हूँ मैं कि ईरान से सीखना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान जैसे जो वहाँ के बादशाह हैं, जो मतलब एक 57 कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, और उनके होते हुए उन पर अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक अमेरिका की और इजराइल की पॉलिसी है कि एजेंडा है कि फ़लस्तीन को और गाज़ा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, यही एजेंडा है। और वहाँ पर लड़ाई क्या है? सिर्फ एक अक्सा मस्जिद की, जो अक्सा मस्जिद, और आपने इतिहास भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि जब हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था तो जगह देने वाले भी फ़लस्तीन के ही मुसलमान थे, सीने से लगाने वाले भी 600 कुछ यहूदी बचे थे। और आज देख लीजिए, आज पूरा विश्व, कुछ यहूदियों से पूरा विश्व परेशान है। मतलब हिटलर ने अपनी किताब में लिखा था कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मैं इनको क्यों ख़त्म कर रहा था। आपने कहा कि ईरान जो है इस वक्त का सुपर पावर है। मैं कहता हूँ हमारा जो भारत है वो सुपर पावर है, उसे सब लोग कांपते, कोई देश हो दुनिया का। देखिए हमारा देश, मैं मानता हूँ मेरा देश सुपर पावर है, और हमारा देश हमसे सुपर पावर बनेगा जब हमारे देश में एजुकेशन होगी, योग्यता होगी, बेटी सुरक्षित होगी। हमारा देश का जो नौजवान जो सरहद पे खड़ा है, उसको आप देखते हैं कि उनको खाना कैसा दिया जाता है। जो जिनकी बदौलत मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, जो वहाँ पर बर्फ़ की सीमा पर खड़े होकर 24 घंटे डटे रहते हैं, और आप उनका खाना देखेंगे ना, खाना हो सकता है कि एक जानवर को भी अच्छा दिया जाता हो, मगर हमारे देश के फौजी को नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? उनके साथ बर्ताव। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा देश सुपर पावर है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ये मजबूरी समझिए या कुछ भी समझिए कि वो आज फ़लस्तीन के समर्थन में है, या सऊदी देशों का उन पर। आपको कैसे लगता है कि मोदी जी फिलिस्तीन के समर्थन में हैं? क्योंकि अभी जब एक शांति प्रस्ताव आया तो भारत चला गया। हाँ, कोई मतदान नहीं किया, उनके खिलाफ वोट डाला है। नहीं डाला ही नहीं, बाइकआउट कर दिया। मतलब ना तो समर्थन में डाला है और ना 120 कुछ देशों ने समर्थन में डाला है। 45 देश ऐसे जिन लोगों ने बाइकआउट कर दिया, और 120 देशों ने उनके समर्थन में डाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाइकआउट करने वाले हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं, उनका ट्वीट आया था। फिलिस्तीन के लोगों के लिए वे सामान भेजते हैं। देखिए मान्यवर, मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है
कि वो फ़लस्तीन के साथ हैं या देश की जनता के साथ हैं। अभी मैंने कहा बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा सिर्फ अपनी कुर्सी का है, अपनी कुर्सी को चमकाना है, उनका यही एजेंडा है। और आने वाले 2024 में आप इसी चुनाव से पता लग जाएगा 5 राज्यों से क्या हालत होने वाली है। सीना ठोक के बोला था लाल किले पर 15 अगस्त 2024 को मैं आऊँगा, तिरंगा फहराऊँगा लाल किले पे। आपने उनका भाषण सुना है लाल किले से? क्या 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 मतलब क्या से क्या बोल रहे हैं, ऐसे जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब हो इंसान। भाई अपने दिमाग का पहले चेकअप कराइए, उसके बाद आप बोलिए। आप बोल कुछ रहे हैं, आपकी ज़बान से कुछ निकल रहा है। सम्मान कीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, 7वें प्रधानमंत्री। देखिए अब इनकी पार्टी में भी फूट पड़ चुकी है कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। इसका मतलब जो भाजपा सरकार में और मंत्री हैं और विधायक हैं या सांसद हैं वो बेवकूफ़ है, पागल है। तो अंदर खाने इनमें भी जो ना फूट पड़ी हुई है और राहुल गांधी से बहुत घबराई हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। अरे नरेंद्र मोदी तो शेर हैं, 56 इंच का सीना उनके पास है, वो किसी से नहीं डरते हैं। देखिए शेर तो हम चिड़ियाघर से भी ले आएंगे जनाब। हम इस देश को जो ज़रूरत है प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। शेर एक ही है, शेर जो है एक ही है, कौन? वो है रंगा। रंगा इज़ बैक 2024। राहुल गांधी, इस देश को उनकी ज़रूरत है। इस देश के युवा को, इस देश की बेटी को, इस देश के मजदूर को, इस देश के भूखे को, इस देश के नंगे को, इस देश के प्यासे को। आपने रंगा कहा, तमाम लोग रागा कह रहे हैं, और अगर रंगा है तो बिल्ला भी कोई ना कोई होगा ही। है तो सही, बिल्ला सामने जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और आप देख लीजिए क्या हालत हुई है उनकी। अभी रावण दहन हुआ था, दशहरा जो था, बहुत अच्छी बात है। मतलब इतने रावण के पुतले नहीं फूके गए होंगे जितने हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुतले फूके। दिखाया कहीं भी गोदी मीडिया ने? लेकिन नहीं दिखाया। भाई एक बात, मेरा आखिरी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राहुल गांधी जब AICC में PC करते हैं तमाम पत्रकारों के साथ, तो पत्रकारों से हाथ उठवाते हैं कि बताइए कौन OBC है, कौन SC, कौन ST, कौन जनरल है। वहाँ पर जातिगत जनगणना राहुल गांधी कर लेते हैं, लेकिन जब हक और हिस्सा देने की बात आती है, मध्य प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया, जबकि उनकी आबादी 7% है मुसलमानों की MP में। देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ पर मुस्लिम बहुमल्य की ज़्यादा वो होती है जनसंख्या, वहीं टिकट दिया जाता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, ठीक है। आप जहाँ मुसलमान ज़्यादा होगा तो वहाँ मुस्लिम को ही तो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो जिसकी जितनी संख्या भारी कांसीराम साहब की लाइन थी, उसकी उतनी हिस्सेदारी कैसे संभव होगा? क्या सारे मुसलमानों को, MP मुसलमानों को एक ज़िले में एक विधानसभा में कर दिया जाए, तब मुसलमान को प्रत्याशी बनाया जाए? ऐसा नहीं है। बहुत देखिए, मैं बुलंदशहर से हूँ। हमारे जो एक विधानसभा सीट है और आपका गढ़ सीट है और किठौर सीट है, वहाँ पर मुस्लिमों को दिया जाता है, बुलंदशहर पर मुस्लिमों को दिया जाता है। कांग्रेस कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो एक नज़रिए से देखती है। अगर भेदभाव करती तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छा बुरा वहाँ साफ राहुल गांधी कहा जा रहा है कि RSS की नानी कांग्रेस ही है। ऐसा नहीं है। देखिए ये कहने वाले कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। अगर इस देश का भला कर सकती है तो ओनली कांग्रेस कर सकती है, वरना किसी के बस की बात नहीं है। और कोई नहीं ऑप्शन में? और कुछ पूछेंगे आप? और कोई ऑप्शन में नहीं है भाई, क्या है ऑप्शन? केंद्र में कांग्रेस ही देश को केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बेहतर है। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम उनका नाम है। वे कहते हैं कि इंडिया में जब तक मायावती बहन जी नहीं आएंगी तब तक इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। देखिए वो आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। आप ये चुनाव होने दीजिए 5 राज्यों में, वो उसका नतीजा देख के वो बहुत जल्दी आएंगी। उनको अपना डर है। अगर मैं इंडिया गठबंधन में आती हूँ तो ED CBI सभी उनके पीछे लग जाएंगे। उनको पता है वो एक बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। वो एक ना एक दिन हमारे गठबंधन का समर्थन करने ज़रूर आएंगी, एंड टाइम पर आएंगी। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बताया जाता है कि सोनिया गांधी से बहुत अच्छी बनती है मायावती की, तो बात क्यों नहीं किया जा रहा है? बात होगी
देखिए, एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। बात होगी और ज़रूर होगी, और बहन कुंवारी मायावती जी हमारे साथ होंगी, हमारे साथ खड़ी होंगी, हमारे बहुजन बराबर। समाज कह रहा है कि बहन जी को पीएम का प्रत्याशी बनाया जाता है, तो मोदी को हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बहन जी को नहीं लाया जाता, केंद्र में कैंडिडेट नहीं बनाया जाता, तो फिर से मोदी जी आ जाएंगे। देखिए, बहरहाल 2024 में बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने या देश की प्रधानमंत्री मायावती जी बने। ऐसा नहीं लगता कि मुंगेरी लाल सपने आप लोग दिन में ही देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे, हम उनकी आंखें खोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठी हुई है ना। हम सपने जो देखते हैं हम उनको पूरा करते हैं। हम मोदी जी की तरह नहीं है कि हाथों हाथ जुमले पकड़ा दो और उसके बाद भूल जाओ। अब के इनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। जो राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की बात करते हैं ना, जिन्होंने अंग्रेज़ों के मतलब बनियान और चड्डी धोया और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आसाराम जी अपने मुंह से जैसे महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कांग्रेस और कहाँ बीजेपी, कहाँ राहुल जी और कहाँ मोदी जी। राहुल गांधी इज़ बेस्ट। मेहताब भाई, बहुत विवादित बयान आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों की जिन लोगों की चड्डी धुली, किसने धुली? सावरकर ने तो देश की आज़ादी के लिए जान न्यौछावर कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आए। ऐसा जान न्यौछावर किया कि अगर कोई हमारे देश के क्रांतिकारी कोई मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी रैली निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं जाकर जाइए क्रांतिकारी, रैली निकाल रहे हैं। ऐसे मतलब राष्ट्रवादी हैं वो, ऐसे राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों को खबरें दी, देश को नुकसान पहुंचाया। अरे भैया, हम जो है भगत सिंह को और सुखदेव को मानने वाले हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, वीर अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं हम, तो महाराणा शिवाजी जी को मानने वाले हैं। अनुराग ठाकुर झूठ बोलते हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही पूरी झूठ का पुलंदा है। जिसका सरदार झूठा तो उनकी सेना झूठी नहीं होगी? बताइए। नरेंद्र मोदी मंचों से कहते हैं कि अपोजिशन और तमाम लोग जो हैं, ये लोग तो मुझे गालियाँ देते हैं रोज़ 2-4 किलो, और ये लोग कहते हैं मर जा मोदी, और जनता कहती है मत जा मोदी। देखिए, हम इनकी तरह नहीं, ना हम गाली देते। हम जो हैं, हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं, हम भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले हैं। अभी आपने उनकी वीडियो क्लिप देखी होंगी, कितने इंटरव्यू देखे होंगे, क्या मोदी जी ने क्या क्या सोनिया गांधी जी को नहीं बोला, बेवा बोला, उन्होंने विधवा बोला, इटली की नाचने वाली बोला। तो हम उनकी तरह नहीं है। अगर हमारे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम ये गाल आगे कर देंगे, हम गांधी जी को मानने वाले हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम अपनी काबिलियत से जवाब देते हैं, उसे जनता जवाब देती है। बस मैं यही अपनी बात कहकर ख़त्म करूँ। चलिए, मेहताब हिंदुस्तानी हैं, कह रहे हैं कि 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के अगले बनेंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन उपनंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।